नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चीन में शंघाई सहयोग की बैठक हुई, यानी एससीओ की बैठक हुई। अलग अलग देशों की तरफ से जितने भी बयान आए हैं वो सब आपने सुने होंगे और उसके बाद संयुक्त रुख भी दुनिया का आपके सामने आया होगा। मन में सवाल आ रहा होगा कि दुनिया आखिर चाहती क्या है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देश जिस तरीके से तनाव में, युद्ध में, संघर्ष में अलग अलग समय में उलझते रहे, इस समय जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसके बीच भारत की तरफ से पुरजोर आतंक का मुद्दा उठाया गया। लेकिन क्या विश्व शक्तियां पूरी जिम्मेदारी से अपना किरदार निभा रही हैं, या फिर उनकी बातों में आपको तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देती है? वर्चस्व और विस्तार की चालबाजियों में उलझी है दुनिया। महाशक्तियां अपने अपने मोहरे आगे बढ़ा रही हैं और इसकी वजह से दक्षिण एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैलती जा रही है युद्ध की आग। कहीं भड़कते शोले सामने से नजर आ रहे हैं, तो कहीं अंदर अंदर सुलग रहा है जंगी बारूद जो कभी भी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल सकता है। पाकिस्तान की हर आतंकी चाल के साथ खड़े चीन की चाल क्या है? पाकिस्तान के जिहादी जनरल को लंच कराते अमेरिका की मंशा क्या है? आतंकवाद के मुद्दे पर भारत में आतंकवाद को नजरअंदाज करते एससीओ सदस्यों की नीयत क्या है? इजराइल ईरान की जंग पहले से भी खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। यूक्रेन को फिर से भड़काकर ट्रंप शांति का कौन सा राग अलाप रहे हैं? पाकिस्तान चीन की नापाक साझेदारी कौन सा षड्यंत्र रच रही है? अजीब खेल चल रहा है। चीन को आतंकी पाकिस्तान प्यारा है, अमेरिका को आतंकी पाकिस्तान का जनरल प्यारा है, और ये तीनों देश दुनिया को नसीहतें दे रहे हैं शांति की, युद्धों से बचने की। तस्वीर देखिए चीन में आयोजित एससीओ के उस मंच की जहां प्रस्ताव तो आतंकवाद के खिलाफ पास करना था, लेकिन भारत में पहलगाम के पीड़ितों का दर्द यहां किसी को नहीं दिखा। दिखा तो पाकिस्तान का पक्ष। भारत के रक्षा मंत्री को प्रस्ताव खारिज करना पड़ा। एससीओ के मेंबर्स को बलूचिस्तान में हाईजैक ट्रेन में आतंकवाद दिखा, लेकिन जिन पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर पहलगाम में हत्याएं की, उसमें पाकिस्तानी आतंकवाद नजर नहीं आया। लेकिन भारत ने चीन, अमेरिका, पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को चेता दिया है कि ये रवैया नहीं चलेगा। आतंकवाद में भेद भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. भारत का यह संकल्प घोषणा है कि ऑपरेशन सिंदूर बदला नहीं, बल्कि भारत की नीति है और भारत इस पर पूरी तरह अडिग है। चीन की धरती से पाकिस्तान और चीन दोनों को जब भारत ने आईना दिखाया तो ये संकल्प और मजबूत होता दिखा। This Shanghai Cooperation Organization, its objective was to fight terrorism. Okay, so this organization exists to fight terrorism.
So what happened was, when Rajnath ji went for a defense ministers meeting and there was a discussion on the outcome document, one country, you can guess which one country said that no, we do not want a reference to that. Now Rajnath ji's view rightly was that without that reference, when the main purpose of that organization is to fight terrorism and you are not allowing a reference to that, I am not prepared to accept. ऑपरेशन सिंदूर के बाद आमने सामने थे भारत पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, लेकिन पाकिस्तानी मंत्री की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो आगे बढ़े या आंख में आंख डालकर बात कर सके, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को अच्छी तरह समझा दिया है कि अब से हर छींट का जवाब ईंट से दिया जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि चीन की तरफ से उन्हें भारत के खिलाफ मदद दी गई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब चीन का रुख भारत को इस लिहाज से समझना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तरफ वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, वो डी एस्केलेशन है जिसकी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करते हैं, वो CBMs हैं जिसके तहत कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, और दूसरी तरफ है चीन और पाकिस्तान का आपसी रिश्ता भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या दुनिया में युद्ध भड़काकर शांति की अपीलें करने वाले वैश्विक नेता इस रिश्ते की गंभीरता को समझ पा रहे हैं? पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान के बाद क्या बचा है यह समझने को कि पाकिस्तान की मदद कौन कर रहा है? क्यों पाकिस्तान आतंकवाद का खुला खेल खेलने की हिम्मत रखता है? पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि चीन ने भारत के साथ संघर्ष के दौरान सैटेलाइट डेटा साझा किया। इसका क्या मतलब होता है, पहले वो समझ लीजिए। सैटेलाइट डाटा साझा करने का अर्थ है कि चीन अपनी सैन्य और निगरानी सैटेलाइट से प्राप्त जानकारी जैसे तस्वीरें, रेडार डेटा और सैन्य गतिविधियों की निगरानी को पाकिस्तान के साथ साझा करता है। ये सैटेलाइट्स इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सेंस के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो युद्ध और तनाव के समय दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद करते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक थिंक टैंक सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज ने दावा किया कि चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट डेटा और हवाई रक्षा सहायता प्रदान की। चीन के सैटेलाइट्स जैसे यागुआन 41 ने भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों, हवाई रक्षा प्रणालियों और मिसाइलों की गतिविधियों को रियल टाइम में ट्रैक किया। यह जानकारी पाकिस्तान को दी गई, जिससे उसे अपनी रणनीति बनाने में मदद मिली। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो चीन ने पाक को भारतीय सैन्य ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें और रडार की जानकारी दी। भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीन की भूमिका काफी विस्तृत थी, जिसका धीरे धीरे खुलासा होता गया। ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी दी। सवाल यह है कि पाकिस्तानी आतंकवाद का समर्थन करके दुनिया में कौन सी शांति स्थापित होगी? क्या यह भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष को और नहीं भड़काएगा? भारत के विरोध में पाकिस्तान को हर स्टेप पे उसको मदद करता आया है और करता रहेगा। वह मदद साइबर वॉरफेयर में मदद कर सकता है, वो मिलिट्री सप्लाई, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री सप्लाईज हैं, एयरक्राफ्ट से लेके मिसाइल से लेके उनके जो न्यूक्लियर कैपेसिटी इत्यादि, सारी जगह पे चीन ने पाकिस्तान का मदद किया है। और उसका मकसद यही है कि वो भारत को हर जगह पे एक तरह से कंटेन करने की कोशिश करता है, भारत को रोकने की कोशिश करता है। और यह मान के चलें कि वह चाहे वो
डिप्लोमेटिक फोरम हो या फिर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात हो या मिलिट्री कैपेसिटी हो, वहाँ पे चीन मदद करेगा। और उसका मकसद यही है कि भारत को किसी न किसी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाए। चीन डायरेक्टली इस युद्ध में शामिल नहीं होगा, यह मैं भी बता दूं, क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि भारत के साथ उसका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो और जिसमें कि चीन फंस जाए। लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान के माध्यम से वो भारत पे दबाव बनाने की कोशिश हमेशा करता है। एससीओ समिट में जिस तरह से भारत के खिलाफ चल रहे पाकिस्तानी आतंकवाद को नजरअंदाज किया गया, उसमें चीन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी कई बार चीन ने यूएन में पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड का बचाव वीटो पावर के जरिए किया है। यह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो या दूसरे फोरम से, ब्रिक्स इत्यादि फोरम में भी वह हमेशा पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उसको बचाने की कोशिश करता है। और ये पुरानी पॉलिसी है, भारत इस पे काफ़ी दबाव बनाया है। ब्रिक्स के समिट में एक बार वो मान भी गया था, लेकिन इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन, ब्रिक्स फोरम या जो FATF इत्यादि होता है, हर एक जगहों पर पाकिस्तान को चीन बचाने की कोशिश करता है। और उसका मकसद यह है कि पाकिस्तान को भारत के साथ वह एक तरह से वो खड़ा करना चाहता है और भारत को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है। तो यह उसकी पुरानी पॉलिसी है और भारत इससे अवगत है, भारत इससे तैयार भी है। एससीओ में 10 सदस्य हैं। सवाल शेष 10 देशों पर भी है, क्योंकि वो आतंकवाद पर दोहरे मापदंड का हिस्सा बने। कब तक आतंकवाद को गुड और बैड के नजरिए से देखा जाता रहेगा? अमेरिका ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में पाकिस्तान की तरफ से एक नई मिसाइल के निर्माण का दावा किया जा रहा है, एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जिसका रेंज जो है वो अमेरिका तक हो सकता है। इस रिपोर्ट की जो डिटेल्स हैं उसने एक नया तनाव पैदा कर दिया है। ये तस्वीर प्रतीक है विश्वास जताने की एक्टिंग के साथ धोखे की प्लानिंग की। चीन और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन पाकिस्तान दोनों को प्यारा है। पाकिस्तान चीन का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन ट्रंप के साथ लंच टेबल पर भी नजर आता है। लेकिन ऐसी विनाशकारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में जुटा है जो सीधे अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती है। अमेरिका को मालूम है पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। ट्रंप खुद पाकिस्तान को समय समय पर बेनकाब करते आए हैं। आतंकी चरित्र वाला यही पाकिस्तान जब ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज की वकालत करता है या व्हाइट हाउस में मेजबानी का लुत्फ उठाता है, तो अमेरिका की नीतियां संदिग्ध हो जाती हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट खुलकर कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से प्यार है, जबकि पाकिस्तान उसके सबसे बड़े दुश्मन चीन की मदद से अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है। परमाणु संपन्न देशों में पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके पास अब तक कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं हैं। रूस के पास 286, अमेरिका के पास 405, चीन के पास 300 से 400, भारत अग्नि 5 और 6 प्रोग्रेस में, उत्तर कोरिया के पास 30, इजराइल के पास जेरिको 3। अमेरिका के विदेश मामलों पर आई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान परमाणु क्षमता से लैस एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, वही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो अमेरिका को निशाना बनाने में सक्षम होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान किलर मिसाइल बनाने में कामयाब हुआ तो अमेरिका के लिए एक नया खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका में परमाणु बम गिराने की काबिलियत रखने वाला एक देश बन जाएगा। पाकिस्तान की नीयत को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी एक शक्ल ईरान इजराइल जंग के दौरान देखने को मिली थी, जब ईरान ने दावा किया था कि पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम से हमला करेगा। जो इजराइल का जानी दुश्मन है वो अमेरिका का दोस्त तो कम से कम नहीं ही हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर अमेरिका जिस नीति पर चल रहा है उसका नुकसान एक दिन अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। भारत इसी बात को लेकर बार बार दुनिया को चेता रहा है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ICBM मिसाइल हासिल करता है तो वॉशिंगटन उसे अपना परमाणु विरोधी घोषित कर देगा। दरअसल परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए संभावित खतरा या विरोधी माना जाता है उसे परमाणु विरोधी माना जाता है। लेकिन क्या अमेरिका को पाकिस्तान की फितरत नहीं पता है? भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में तेजी लाया है, जो जाहिर तौर पर दुनिया के लिए चिंता का कारण है। विश्व शांति को लेकर अमेरिका का रुख भी बड़ा नायाब सा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो सत्ता में आए हैं विश्व शांति के लिए, नोबेल पीस प्राइज तक वो चाहते हैं। लेकिन क्या उनकी तरफ से जो एक्शंस हैं वो इस चीज का समर्थन करते हैं? खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर ही देख लीजिए। जितनी बार बातें उतनी बार अलग बातें। कभी जेलेंस्की पर गुस्सा तो कभी पुतिन पर खींच, कभी जेलेंस्की से उम्मीदें तो कभी पुतिन पर विश्वास। हाल ही में नाटो की बैठक में ट्रंप जेलेंस्की पर खासे मेहरबान नजर आए, तो एक बार फिर सबकी निगाहें रूस यूक्रेन युद्ध के समीकरणों की तरफ उठ गई। तो ट्रंप को लगता है कि जंग खत्म करने का यही सही समय है। लेकिन अगर यही सही है तो फिर यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का वादा भी साथ साथ क्यों है? क्या यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देकर ट्रंप जंग का नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं? क्या यूक्रेन को अचूक हथियार देने के पीछे पुतिन पर दबाव बनाने की रणनीति है? सवाल यह है कि क्या पुतिन को झुकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का फैसला कर लिया है, जबकि वो बखूबी जानते हैं कि इससे युद्ध बुरी तरह से भड़क सकता है। क्या पुतिन से ट्रंप नाराज है? जंग रुकवाने के वादे के साथ ट्रंप जिस सिस्टम को यूक्रेन को देने की बात कह रहे हैं वो बेहद ताकतवर हथियार है जो यूक्रेन को मजबूती देगा। पैट्रियट को पहली बार 1991 के फारस की खाड़ी युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान इस मिसाइल सिस्टम ने खुद को साबित किया था। इस मिसाइल सिस्टम से सऊदी अरब, कुवैत और इजराइल की रक्षा की गई थी। इसके बाद 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के दौरान भी इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। यह सिस्टम सिर्फ 9 सेकंड में हमले के लिए तैयार हो जाता है। 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दिए थे, जिसके कारण यूक्रेन को रूस के हमले रोकने में काफी मदद मिली थी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद यह मदद रुक गई और रूस ने यूक्रेन को जमकर नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन लगातार ट्रंप प्रशासन से पैट्रियट सिस्टम मांग रहा था, लेकिन उसे नाकामी हाथ लग रही थी। अब ट्रंप तैयार है तो ये जंग को और भड़का सकता है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप अब यूक्रेन की मदद के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल ट्रंप किसी भी हाल में रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसी सिलसिले में कभी वो पुतिन से नाराज हो जाते हैं तो कभी जेलेंस्की से। लेकिन अगर वाकई उन्होंने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम सौंप दिए तो जंग रुकने की जगह और भयावह हो सकती है। दुनिया अलग अलग मोर्चों पर युद्ध में उलझी रही। शांति हुई तो कितनी स्थायी है ये कोई नहीं कह सकता। खासकर हम आपको ईरान इजराइल युद्ध के संदर्भ में दिखाते हैं, जहां पर नॉर्थ कोरिया के आने से एक नया कोण जुड़ा है। ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराने के बाद अमेरिका ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म। इजराइल ने दावा किया कि अमेरिका की कार्रवाई में ईरान का परमाणु कार्यक्रम नेस्तनाबूद। ईरान का दावा है कि झूठा है अमेरिका और इजराइल का दावा। अमेरिका, ईरान और इजराइल के दावों और बयानों के बीच जो सवाल उठ रहे हैं वो ये कि
कहां गया ईरान का 400 किलोग्राम यूरेनियम? क्या नॉर्थ कोरिया पहुंच गया ईरान का यूरेनियम? क्या नॉर्थ कोरिया की मदद से जारी है ईरान का परमाणु कार्यक्रम? क्या किम जोंग की मदद से ईरान पूरी करेगा खामेनेई की परमाणु शक्ति हासिल करने की कसम? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम में नॉर्थ कोरिया के कनेक्शन को लेकर बड़े दावे किए हैं। उनका कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में नॉर्थ कोरिया की बड़ी भूमिका है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम नॉर्थ कोरिया की मदद से आगे बढ़ा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक हिस्सा नॉर्थ कोरिया में है। ईरान का अंडरग्राउंड परमाणु सेंटर नॉर्थ कोरिया में भी है। जब अमेरिका ने ईरान के फोर्डो परमाणु सेंटर पर बम बरसाए, उससे पहले सैटेलाइट इमेज में 16 ट्रक दिखाई दिए थे। क्या ईरान ने इन ट्रकों के जरिए यूरेनियम पहले ही हटा दिया? क्या ईरान का यूरेनियम नॉर्थ कोरिया सुरक्षित पहुंच चुका है? एंजेलो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर ब्रूस बेक्टोल का भी दावा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में नॉर्थ कोरिया का हाथ है। प्रोफेसर ब्रूस बेक्टोल की स्टडी के अनुसार ईरान के 3 अंडरग्राउंड परमाणु सेंटर नतांज, फोर्डो और इस्फहान को स्थापित करने में नॉर्थ कोरिया ने मदद की। नॉर्थ कोरिया चाहता है कि ईरान जल्दी से जल्दी परमाणु बम बना ले। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान को कभी परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, उसे हर हाल में रोकेंगे। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाकेरी कहत रवांची का दावा है कि 400 किलो यूरेनियम को पहले ही हटा दिया गया था। हमने लगभग पूरा संवर्धित यूरेनियम हमलों से पहले एक गुप्त स्थान पर पहुंचा दिया था। तो वो गुप्त स्थान जहां संवर्धित यूरेनियम भेजा जा चुका है वो कहां है? कोई नई लोकेशन या नॉर्थ कोरिया? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस का हमेशा समर्थन मिला। चीन की मदद से ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च कॉम्प्लेक्स इस्फहान 1984 में बना। चीन ने 3 रिएक्टर सप्लाई किए। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु केंद्रों पर अंडरग्राउंड सुरंगों के डिजाइन और निर्माण में मदद की, जबकि रूस के सैकड़ों परमाणु वैज्ञानिक आज भी ईरान के परमाणु केंद्र में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर कार्रवाई की खबरें तेज हो रही थी, तब रूस ने अमेरिका को हमला ना करने के लिए चेताया भी था। नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच लंबी दूरी की मिसाइलों के निर्माण को लेकर रणनीतिक साझेदारी भी है। ऐसे वक्त में खामेनेई की परमाणु बम की कसम को पूरा करने में नॉर्थ कोरिया से बेहतर ईरान का साथी और देश कोई हो ही नहीं सकता। वैसे ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है उसे लेकर ट्रंप बार बार ये क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने तो शांति ला दी, पर क्या शांति वाकई हुई है? एक तरफ ईरान का रुख है और दूसरी तरफ इजराइल के भी रुख को हम आपको समझाते हैं। धुआं होते लेबनान की ये तस्वीरें इजराइल के अटैक की हैं। ईरान से युद्ध थमा, लेकिन ईरान समर्थित समझा जाने वाला हिजबुल्लाह अब इजराइल के निशाने पर है। सीज फायर के ऐलान के साथ लगा कि ईरान इजराइल जंग पर बारूदी विराम लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों देशों के बीच कुछ घंटे युद्ध थमा, लेकिन अब फिर एक दूसरे के खिलाफ वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। बस इसमें सीधे तौर पर इजराइल और ईरान आमने सामने नहीं। इजराइल ने एक नए फ्रंट पर हमले तेज कर दिए हैं।
और वो है लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बंकर बस्टर बम बरसाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान होने की खबरें हैं। इजराइल के इरादे साफ हैं कि ईरान के साथ हुए सीज फायर का ये मतलब कतई नहीं है कि वो अब शांत बैठ जाएगा। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और गाजा में हमास पर पूरी तरह आक्रामक है। इन तस्वीरों में देखिए कि इजरायली लड़ाकू विमान दक्षिणी लेबनान के नबातिया इलाके में कैसे कहर बनकर टूट रहे हैं। इजरायली सेना ने पूरे इलाके में तबाही मचा रखी है। ये वीडियो दक्षिणी लेबनान में इजराइल के गुस्से को दिखा रहे हैं। जिस पहाड़ी पर इजरायली जेट्स ने बमबारी की उसे अली अल ताहिर के नाम से जाना जाता है। ये नबातिया गांव के सामने पड़ता है। यहाँ इजराइल ने विनाशकारी बमबारी की है। दरअसल नबातिया लेबनान के दक्षिणी हिस्से का एक अहम इलाका है। ये इलाका शिया मुस्लिम समुदाय का गढ़ माना जाता है और यहाँ हिजबुल्लाह का जबरदस्त असर है। अली अल ताहिर की पहाड़ियां रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इजराइल की सीमा के करीब है और इनका इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों और निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह ईरान के खिलाफ मोर्चे पर शांति के आते ही इजराइल ने अपने दूसरे फ्रंट को खोल दिया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ पिछले साल इजराइल ने जंग छेड़ दी थी और उसके चीफ हसन नसरल्लाह को मार डाला था। इसके बाद 27 नवंबर 2024 को वहां भी उसने सीज फायर कर दिया था। लेकिन ताजा बमबारी ये बताती है कि इजराइल ने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर फिर से सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। ईरान के जो प्रॉक्सी फोर्सेस हैं उससे अभी झगड़ा अभी बरकरार है। सीज फायर ईरान के साथ उन्होंने डिक्लेयर जरूर किया है, लेकिन हिजबुल्लाह पे इजराइल ने अटैक किया। और दूसरी तरफ आपने देखा कि हूती जो कि यमन में है, उन्होंने भी अभी जेरूसलम के बगल में हमले किए हैं। तो यह मान के चलें कि चूंकि ईरान में रजीम चेंज नहीं हो पाया है तो ईरान की कैपेसिटी खत्म नहीं हुई है। ईरान एनरिच भी करेगा यूरेनियम को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, रूस और चीन के साथ अपने संबंध को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। तो वैसे में वहां पे सीज फायर भले ही हुआ हो, लेकिन युद्ध की स्थिति बिल्कुल खत्म अभी नहीं हुई है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। हिजबुल्लाह अक्सर इजराइल पर हमले करता रहता है। अभी जब इजराइल गाजा में उलझा है, तब भी हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इजराइल का मानना है कि उसने ये हमला आत्मरक्षा और हिजबुल्लाह की सैनिक क्षमताओं को कमजोर करने के मकसद से किए। हालांकि इन हमलों से स्थानीय आबादी में डर का माहौल है। पिछले साल यहां से लाखों लोग पलायन कर उत्तरी लेबनान चले गए थे। इसी तरह इजराइल के उत्तरी क्षेत्र के लोगों को भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों ने बेघर कर दिया था। इस बमबारी के बाद इजरायली सेना ने बयान जारी कर अपनी कार्रवाई का मकसद साफ किया है कि कुछ समय पहले लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट रिज के क्षेत्र में बमबारी की है। यहाँ आतंकी संगठन हिजबुल्लाह फिर से रॉकेट दागने का ठिकाना बना रहा था। अब इस इलाके के बारे में इस नक्शे से समझिए। ये इलाका उसके अंडरग्राउंड डिफेंस प्लान का हिस्सा है, जिसे इजराइल ने पिछली बार पूरी तरह तबाह कर दिया था। आईडीएफ ने उस इलाके पर नजर डाली तो गौर किया कि जो इलाके पहले ध्वस्त थे वहां फिर से ढांचा खड़ा किया जा रहा था और इजरायली जेट्स ने अब उन्हें ही निशाना बनाया है। इजराइल की दलील है कि हिजबुल्लाह के साथ हुई सीज फायर की बड़ी शर्त ये थी कि आतंकी संगठन फिर से ऐसा कोई निर्माण नहीं करेगा जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जाए। ऐसे में जब हिजबुल्लाह ने शर्तों को तोड़ा तो उसके लड़ाकू विमानों ने इजराइल की सुरक्षा के लिए हमला कर दिया और जब अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल ने लेबनान के साथ अपने सीज फायर को तोड़ दिया है, तब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इजराइल के साथ ईरान का कोई सीज फायर नहीं है। बात बस इतनी है कि चूंकि इजराइल ने बिना शर्त फायरिंग रोकी है, लिहाजा ईरान भी खामोश बैठा है। ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि जब वो मॉस्को का दौरा कर जमीन के रास्ते तेहरान लौट रहे थे, तभी उन्हें सीज फायर के लिए दूसरे पक्ष का संदेश मिला। इसके बाद ईरान के फैसले लेने वाले सर्वोच्च मंच ने तय किया कि अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी फायरिंग नहीं करेगा। सिर्फ लेबनान ही नहीं, इजराइल ने गाजा में भी जबरदस्त फायरिंग की है, जिसके कारण वहां कई लोगों की मौत हुई है और हमास के बचे खुचे स्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इस बीच इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला है। साफ है कि जंग रुकी नहीं है
बल्कि फैल गई है और अब धीरे धीरे इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। इजराइल की तरफ से यह भी कहा जा चुका है कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा, जिसके कारण पाकिस्तान की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पाकिस्तान ने इजराइल को परमाणु धमकी दे डाली है। अगर इजराइल इस धमकी को सीरियसली ले लेता है तो कोई संदेह नहीं कि जंग का एक ऐसा मोर्चा खुल जाएगा जिसकी जद में पूरी दुनिया आ जाएगी।